बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आज का लेक्चर वहां से शुरू करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। यस सर। सो शेयर स्क्रीन भी नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा ना, मैंने आपको बताया था सेंट्रल एसी सिस्टम कैसे होता है और यूनिटरी कैसे होता है। अब आपको सिर्फ एक जो है राउंड द ईयर सिस्टम कैसे होता है, उसमें एक मॉड्यूलर टाइप का एयर कंडीशनिंग यूनिट इस्तेमाल होते हैं, जिसको मॉड्यूलर एचपीएसी यूनिट कहते हैं या मॉड्यूलर टाइप ऑफ एयर हैंडलर भी कहते हैं। उसके साथ एक चिलर कनेक्ट होता है और एक बॉयलर कनेक्ट होता है, और उसके बाद एक सप्लाई एयर डक्ट कनेक्ट होती है और रिटर्न एयर डक्ट कनेक्ट। एयर हैंडलिंग यूनिट मॉड्यूलर एयर हैंडलिंग यूनिट इसलिए मॉड्यूलर कहलाता है कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मॉड्यूलर हैं। मॉड्यूलर हैं मतलब उसके छोटे छोटे हर पार्ट का अलग अलग एक इंडिपेंडेंट बॉक्स आता है, और वो बॉक्स रिलेटेड होता है उसका साइज, उसका फ्रेम का साइज, तो वो जो दूसरे बॉक्स के साथ अगले पार्ट के साथ जुड़ सके और अगले पार्ट के साथ पिछला पार्ट जुड़ सके। तो इन लाइन जो है, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे आपस में जुड़ जाते हैं, तो रेलगाड़ी मॉड्यूलर होती है। हर डिब्बा एक ही तरह का होता है और उसको आप जितने डिब्बे चाहें गाड़ी के साथ मिला लें, और गाड़ी को छोटा बना लें, बड़ा बना लें, 5 बोगी वाला बना लें, 10 बोगी वाला बना लें, 1 बोगी वाला बना लें या 15 बोगियों वाला बना लें। तो ये हर मॉड्यूल को, हर बोगी को आप मॉड्यूल समझ लें। तो अब इसमें सेंट्रल एचवीएसी यूनिट में एक मिक्सिंग, सबसे पहले मिक्सिंग बॉक्स होता है जिसमें आउटडोर एयर और रिटर्न एयर मिक्स होती है, और वहां से आउटडोर एयर का और रिटर्न एयर में से डर्टी एयर का एग्जॉस्ट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो उसको हम इस तरह करते हैं कि फिर उतनी एयर हम सप्लाई, फ्रेश एयर की सप्लाई करते हैं मिक्सिंग बॉक्स में। एक तरफ ओपनिंग होती है, टेम्पर होता है, और प्री फिल्टर और प्री हीटर उसमें लगा होता है, जिसका काम है बाहर की एयर ले, सर्दी और गर्मी बाहर की एयर लेना कैलकुलेटेड अमाउंट में बहुत जरूरी है। इसको आप वेंटिलेशन की जगह पढ़ेंगे जब वेंटिलेशन की बारी आएगी चैप्टर 4 में। तो अब वो रिटर्न एयर में से उतनी एयर एग्जॉस्ट करनी पड़ती है जो रूम में से आ रही है, एयर कंडीशन बिल्डिंग में से आ रही है। उसमें लोगों ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी है और उसमें पोल्यूशन हो गया, तो उसको उतनी अमाउंट को बाहर करके फ्रेश आउटडोर एयर इज द क्लीनेस्ट एयर, बशर्ते कि वो उसके आसपास कोई फैक्ट्री ना हो, कारखाना हो जिसमें से कोई धुआं ना आ रहा हो, कोई ईंटों का भट्टा ना हो। अगर ऐसी सूरत है कि कारखाना है, इंडस्ट्री है और उसमें से डेंजरस फ्यूम्स आ रहे हैं, तो उसको पहले फिल्टर करना पड़ता है, फिर एयर कंडीशनर में डालना पड़ता है। तो अब वो दूसरा पार्ट उसका ये है कि प्री हीटर का काम ये है कि सर्दियों में बाहर की ठंडी हवा लेना गलत बात है। आप अंदर एनर्जी खर्च करके आप अंदर की हवा को गर्म करते हैं, और उतने आप बाहर से ठंडी हवा मिक्स करेंगे तो सारा टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा और एयर फिर ठंडी हो जाएगी। तो उसको रूम में भेजने से पहले, मिक्स करने से पहले, रूम एयर में मिक्स करने से पहले प्री हीट कर दिया जाता है, और उसमें एक कॉइल होती है जिसमें स्टीम या हॉट वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद एक मॉड्यूल आता है फिल्टर का, एक बॉक्स है जिसके अंदर फिल्टर इंस्टॉल किए हुए, वो मिक्सिंग बॉक्स से कनेक्ट हो जाता है, और फॉरवर्ड की तरफ जहाँ एयर फ्लो, फॉरवर्ड वो डायरेक्शन जहाँ एयर फ्लो होती है, एयर फ्लो की डायरेक्शन को हम फॉरवर्ड कहेंगे और सप्लाई भी कहेंगे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी फैन की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है, फैन जो है एंड पे लगेगा, यानी उसके बिल्कुल सप्लाई वाली साइड पे एंड पे लगेगा, और रिटर्न वाली साइड पे एंड पे मिक्सिंग बॉक्स लगेगा। उसके मिक्सिंग बॉक्स के बाद का जो मॉड्यूल है फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, वो फिल्टर बाहर की एयर आप वहां आ रही है मिक्सिंग बॉक्स में, रिटर्न एयर आ रही है, दोनों पोल्यूटेड है, तो उसको यहाँ फिल्टर पहले करेंगे, उसके बाद कूलिंग के लिए भेजेंगे। तो फिल्टर इज कनेक्टेड आफ्टर मिक्सिंग बॉक्स एंड बिफोर डीह्यूमिडिफायर। डीह्यूमिडिफायर भी एक मॉड्यूल है जो इसमें डाला भी जा सकता है, नहीं भी डाला जा सकता, वो डिपेंड करता है कि आप लोड किस किस्म का, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप डीह्यूमिडिफायर भी डालते हैं। सॉरी, डीह्यूमिडिफायर उसी कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफायर एक ही कॉइल होती है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफायर, और ह्यूमिडिफायर भी एक कॉइल होती है जो बाद में आएगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। डीह्यूमिडिफायर तो मस्ट है गर्मियों के लिए, ह्यूमिडिफायर मस्ट है सर्दियों के लिए, डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसी है। तो डी का मतलब रिमूव करना, ह्यूमिडिफायर का मतलब ह्यूमिडिटी करना, तो यानी मॉइस्चर डालना, यानी पानी की अमाउंट डालना, एयर के अंदर
खुश्क नहीं होने चाहिए एयर, उसके अंदर अमाउंट स्टीम वेपर मिक्स होना चाहिए। तो डिह्यूमिडिफाइड एयर वो जिसमें बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो नेचुरल ह्यूमिडिटी है यानी एटमॉस्फेरिक स्टीम है उसको वहां से निकाला जाए ताकि इंसानी कंफर्ट के लिए उसको काबिल बर्दाश्त हो। तो आपको पता है आजकल जो मौसम है कराची में वो हाईली ह्यूमिड है, टेम्परेचर 40, 42, 35, 36 होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना इतना आता है लगता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर है। इसको ये ह्यूमिडिफिकेशन का असर होता है। आप कितनी भी कूलिंग कर लें आपको पसीना छूटेगा, उसकी वजह यह है कि हवा में नमी ज्यादा है। तो और एयर कंडीशनर को कितना ही लो पे चलाएं, कितना ही पावरफुल चलाएं, वो कूलिंग नहीं करेगा, इसलिए कि उसका सारी मेहनत, सारी एनर्जी इस बात पे खर्च हो रही है कि ह्यूमिडिटी को रिमूव करे। ह्यूमिडिटी रिमूव करना बजाय खुद बहुत बड़ा काम है और वो लेटेंट हीट होती है उसमें। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लिहाजा आपको कूलिंग महसूस नहीं होगी, लेकिन काम इतना हो जाएगा कि वो अगर वो ड्राई एयर होती तो वो आप वहां बैठ नहीं सकते। तो ह्यूमिड एयर होने की वजह से, मॉइस्ट एयर होने की वजह से वो ह्यूमिडिटी रिमूव होती है, उसकी सारी एनर्जी कूलर की खर्च हो जाती है, लेकिन वो कूलिंग आपको नहीं करके देता, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो बेचारा हीट रिमूव कर रहा है, वो लेटेंट हीट रिमूव कर रहा है। लेटेंट हीट हम कंडेंसेशन जो है ना वो रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद डिह्यूमिडिफायर के बाद फिल्टर के बाद डिह्यूमिडिफायर आता है। डिह्यूमिडिफायर का काम मैंने बता दिया आपको, और इट इज इंस्टॉल्ड आफ्टर द फिल्टर, इट इज कनेक्टेड विद चिलर प्लांट थ्रू चिल्ड वाटर पाइप। इसके दो पाइप होते हैं, एक इनलेट पे एक आउटलेट पे। इनलेट वाला पाइप चिलर से ठंडा पानी लेके आता है, चिल्ड वाटर लेके आता है, और आउटलेट वाला पाइप एयर की हीट लेकर गर्म हो जाता है उसका पानी, तो वो दोबारा चिलर की तरफ जाके सर्कुलेट करता है। तो ये एक वाटर लूप है जो कूलिंग कॉइल से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट जिसको चिलर कहते हैं वहां जाता है ना। हीटर कॉइल होती है इसके बाद, ये सर्दियों के लिए चाहिए, इसको हम राउंड वायर इसीलिए कहते हैं कि आप ये पीसेस, ये मॉड्यूल जोड़ जोड़ के आप हर चीज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर रहीम यार खान है या कराची है, वहाँ सर्दियों में कोई 5, 6, 10 दिन की सर्दी होती है और ज्यादा महीने तक होती है, और उसमें आपको हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ऐसी सूरत में आप हीटर प्रोवाइड ना करें, काफी अंदर जो इंसानों की गर्मी होती है वही काफी है, और अगर कोई शॉपिंग मॉल है या ऑफिस है उनके अंदर की जो गर्मी है वही काफी होती है, और उससे आपको बल्कि सर्दियों में बाद बिल्डिंगें, कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो जिस पे धूप लगती है, जो पेरिफेरल है, उसमें कूलिंग करनी पड़ती है। तो हीटिंग हमारे पाकिस्तान में कोयटा में कर सकते हैं, इस्लामाबाद में कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कर सकते हैं, शिमाली इलाकाजात में जहाँ सर्दी होती है, अभी अक्टूबर में नवंबर में बर्फ पड़ने वाली हो रही है बर्फबारी, तो उस सूरत में आपको हीटिंग कॉइल भी डालनी पड़ेगी। हीटिंग कॉइल का कनेक्शन बॉयलर से होता है, उसमें भी 2 पाइप होते हैं, एक बॉयलर से हीट स्टीम लाता है, दूसरा जब वो स्टीम यहाँ हीट दे देती है ठंडी हवा को तो वो खुद कंडेंस हो जाती है और पानी वापस जाता है। अगर हॉट वाटर आ रहा है 60 डिग्री पे तो हीट अपने खारिज कर देता है, एयर को देता है, एयर गर्म हो जाती है और खुद पानी ठंडा हो जाता है, ठंडा पानी फिर दोबारा हीटर में जाता है। सो हीटर के बाद हीटिंग कॉइल आती है, सॉरी फिल्टर के बाद डिह्यूमिडिफायर, उसके बाद हीटिंग कॉइल हो गई, उसके बाद फैन आता है। लेकिन एक और चीज है, सर्दियां, यहाँ सख्त सर्दियां होती है, बाहर की हवा ड्राई होती है, बाहर की हवा और ड्राई एयर में भी सांस लेना मुश्किल होता है, हलक खुश्क हो जाता है, चाहे टेम्परेचर गर्म हो और लेकिन वो ड्राई हो तो इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन। सो ह्यूमन कंफर्ट के लिए जरूरी कि उसमें मॉइस्चर ऐड की जाए, मिनिमम उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25, 30, 40 तक हो जाए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने के लिए आप स्टीम उसमें ऐड करते हैं, स्टीम स्प्रे करते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिफायर। एक मॉड्यूल ह्यूमिडिफायर का लगाना पड़ेगा हीटर के बाद। उसके बाद फैन कॉइल आ जाता है, सॉरी फैन मॉड्यूल आ जाता है। फैन का मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल फैन है, वो एक डिब्बे में बंद होता है और उसको पिछले वाले कनेक्शन से, यानी जहाँ कूलिंग कॉइल है या हीटिंग कॉइल है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये आखिरी मॉड्यूल है। उसके बाद सप्लाई डक्ट कनेक्ट हो जाती है और ये मॉड्यूल, ये जो है ना एयर हैंडलिंग यूनिट कंप्लीट हो जाता है। फैन मॉड्यूल में AHU हम कहते हैं हैंडलिंग यूनिट को, उसका मुख्तसर AHU जो है ना कैनवस की उसकी कपलिंग होती है, ताकि क्योंकि फैन बहुत वाइब्रेट करता है, बहुत ही वाइब्रेट करता है, उसके फाउंडेशन में स्प्रिंग भी लगे होते हैं, इसके बावजूद वाइब्रेट करता है। अगर उसको फिक्स कर दें AHU के साथ, पक्का नट बोल्ट के साथ, तो वो उतना हिलाएगा जुलाएगा कि वो खुद भी टूट जाएगा और एयर हैंडलिंग यूनिट को भी तोड़ देगा। और जिस बिल्डिंग के ऊपर वो एयर हैंडलिंग यूनिट पड़ा हुआ है, अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो वो बिल्डिंग भी हिल जाएगी
और उसके बिना वहां रहना मुश्किल हो, और बिल्डिंग टूट भी सकती है, क्रैक भी हो सकती है। तो वाइब्रेशन से बचने के लिए आप फ्लेक्सिबल कपलिंग लगाते हैं उसको, वो कैनवस की बनी होती है, टेक्सटाइल की बनी होती है, और उसमें स्टील का फ्लैंज लगा होता है, और उसको इस तरह कनेक्ट करते हैं ताकि उसको हिलने की गुंजाइश रहे लेकिन एयर लीक ना हो। नाउ फैन डिस्चार्ज फ्लैंज होता है, वो कनेक्टेड होता है अपवर्ड विद द सप्लाई एंड। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब आप कुछ वो देखेंगे तस्वीरें जो एक आश्रय की एक डिजाइन, सॉरी एक कैरियर एक कंपनी है जो पहला मैन्युफैक्चरर है, और कैरियर वो इंजीनियर है जो 1920s में उसने एयर कंडीशनिंग की साइंस को का फाउंडर है, वो साइंस का बानी है, एयर कंडीशनिंग की साइंस का बानी है इंजीनियर कैरियर। कैरियर के नाम से एक कंपनी आज भी चल रही है, उसने कंपनी बनाई थी 1920-30 में, और जितनी भी इंडस्ट्री की उस जमाने में इंडस्ट्री की कूलिंग, मजदूरों की आसानी के लिए इंडस्ट्रियल कूलिंग का सिस्टम ईजाद हुआ था, और एक कैरियर कंपनी किया था। अब कैरियर कंपनी दुनिया की अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी है। उसकी एक हैंडबुक है, मैनुअल है, डिजाइन मैनुअल, उसमें से ये तस्वीर आपको दिखाई है। ये आपको एनलार्ज करके मैं बता रहा हूँ उसके पीसेस में। पहले इसके मॉड्यूल देख लें कि कंप्लीट एयर हैंडलिंग प्लांट, सेंट्रल स्टेशन, मॉड्यूलर AQ, चिलर, चिल्ड वाटर पाइप्स, चिल्ड वाटर पंप्स, बॉयलर, hot water and steam pipes, cooling tower, cooling water circulating pump, supply and return air ducts, supply air diffuser, supply air diffuser और return air grills, ये सारा complete air conditioning system इसमें दिखाया गया इस तस्वीर। उसके जो enlarged parts हैं वो ये है, ये जो पार्ट है, ये वाला नंबर 1, ये आउटडोर एयर यहाँ से आएगी, और यहाँ जो है प्री हीटर लगा हुआ है, ये आउटडोर एयर को हीट करने के लिए प्री हीटर लगा है। आइटम 2, आइटम 1 जो है आउटडोर एयर ग्रिल है, सैंड, इसको हम सैंड और डस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए यहाँ ग्रिल लगाते हैं, वो फिल्टर कर देता है सैंड को और अंदर नहीं आने देता। सैंड फिल्टर के पीछे यानी वो जो इसको हम कहते हैं डस्ट में जो स्टॉर्म, एयर के अंदर जो डस्ट स्टॉर्म वगैरह तेज हवा चलती है तो बाहर की मिट्टी और क्या आती है उसको पकड़ लेता। उसके बाद ये जो ओपोज ब्लेड डैम्पर है, ओपोज ब्लेड मल्टी ब्लेड डैम्पर है, उसका एक हैंडल होता है, उसको ऊपर नीचे करने से वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ आउटडोर एयर कंट्रोल होता है। ये मिक्सिंग बॉक्स के अंदर ये हीटिंग कॉइल रखी है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर लगा हुआ है, और ये मॉड्यूल है मिक्सिंग बॉक्स वाला। यहाँ से एयर सर्दी के मौसम में ये काम करेगी, यहाँ स्टीम आएगी तो प्री हीट होगी, वरना गर्मी में ये बंद रहेगा। उसके बाद फिल्टर मॉड्यूल है, ये एक फिल्टर है, ये फ्रेम है, इसके अंदर फिल्टर है 4 नंबर। उसके बाद 5 नंबर है, ये डिह्यूमिडिफायर कूलिंग कॉइल है, इसमें 2 पाइप इधर से आ रहे हैं चिल्ड वाटर के, इन और आउट। तो उसके बाद आइटम 6 है, और वो ये मेरा कर्सर उधर है, और ये जो है ये हीटिंग कॉइल है सर्दियों में, इसमें इसका कनेक्शन ये नीचे से 2 पाइप आ रहे हैं, इसका कनेक्शन बॉयलर से है या हॉट वाटर हीटर से, और एक कनेक्शन ये जो प्री हीटर है इसके साथ भी है। ये 2 पाइप आए, इसमें से एक ब्रांच इधर निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, एक सप्लाई की, एक रिटर्न की, और ये जनाब आपका कूलिंग हीटिंग दोनों इसमें आ गए। उसके बाद आइटम 7 है या क्या नंबर है, हाँ 7 है, और ये फैन है। ये फैन की बाहर ये मोटर लगी हुई है, मोटर बेल्ट के साथ इसको चला रही है, और ये ऊपर सप्लाई एयर है, ये कनेक्टेड सप्लाई एयर, खाली एक पीस दिखा हुआ है, सप्लाई एयर कनेक्टेड है, ये दूर तक जा सकती है। ये मशीन बहुत रिमोट एरिया में रखी है, बिल्डिंग से बहुत दूर, और वहां से डक्ट जा रही। और ये जो फैन से पहले वाला ये कपलिंग है, जो मैंने कहा ना फ्लेक्सिबल कपलिंग, वो होज वाली कपलिंग, वो ये कैनवस वाली, कैनवस होज। अच्छा, अब ये जो है ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये रिटर्न एयर डक्ट है, जिस बिल्डिंग से दूर से जहाँ सप्लाई हम एयर कर रहे हैं वहां से वापस भी लानी है एयर, तो वो वापस एयर यहाँ आती है। तो बिल्डिंग के अंदर ये सिस्टम के ऊपर ये सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाए गए कि ये सप्लाई एयर दिखाई गई, ये सप्लाई एयर है, और इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, 1 2 3 4 5 पॉइंट से, ये जितने भी वहाँ बिल्डिंग में गुंजाइश है, जहाँ कमरे हैं, जहाँ एयर पहुंचानी है, वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट, ये डक्ट। अब देखिए इसका कूलिंग कॉइल के बारे में आप आइंदा आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे
कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन सॉइल के बारे में, कूलिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो बिल्डिंग लोड पर डिपेंड करता है। वो बिल्डिंग लोड कैलकुलेशन आप चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये कूलिंग कॉइल के बारे में 5वें 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे। सप्लाई एयर डक्ट और डिफ्यूजर और ये उसका रिटर्न एयर डक्ट और डिफ्यूजर डिजाइन करने के लिए अब इनके बारे में आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो चिल्ड वाटर पाइप ये आ रहा है इधर कूलिंग कॉइल में, हॉट वाटर पाइप आ रहा है। पाइपिंग डिजाइन आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। ये उस बुक के चैप्टर हैं जिसमें से मैं पढ़ाता हूँ, इसमें मेरे नोट्स है, और उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बाय स्टोकर एंड जोन्स। ये उसकी मजीद एनलार्ज व्यू है, वो वाला पार्ट जो बॉयलर है। बॉयलर मैंने कहा एक बॉयलर होता है और एक चिलर होता है। रेफ्रिजरेशन मशीन, चिलर दो किस्म के होते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम और एब्जॉर्प्शन सिस्टम। एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी आप पढ़ेंगे और वेपर एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। ये रेफ्रिजरेशन पार्ट में आप पढ़ेंगे, और चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में रेफ्रिजरेशन पार्ट कवर होगा इसी बुक का जो मैंने बताया आपको, स्टोकर एंड जोन्स का। तो इसके लिए चिल्ड वाटर ये पाइप्स है, इसके साथ चिल्ड वाटर पंप कनेक्ट करना जरूरी है। सप्लाई और रिटर्न पाइप जो है, रिटर्न एयर पाइप जो है ना, उसमें रिटर्न एयर पाइप में वो लगा होता है, सॉरी सप्लाई एयर पाइप में वो पंप लगा होता है। वो चिल्ड चिल्ड वाटर लेकर दूर ले जाके जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहाँ कूलिंग कॉइल है वहाँ उसको, अगर वो करीब है तो करीब है, वरना दूर है तो दूर तक जा सकता है। और ये पाइप इंसुलेटेड होते हैं ताकि रास्ते में हीट ऐड ना हो, क्योंकि ठंडा पानी ना। यहाँ आप देख रहे हैं एक फैन है, कि इस फैन का क्या काम है, सॉरी फैन नहीं, पंप है। एक पंप ये है, उसको अलग से ड्रा किया गया। इस पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये एक्सियल पंप है और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक और लूप है। पानी का एक लूप ये है, एक लूप ये चिल्ड वाटर की, और ये कंडेंसर होता है। आपको पता है रेफ्रिजरेशन मशीन में कंडेंसर होता है, ये आप पढ़ेंगे। इवेपोरेटर होता है, कंडेंसर होता है। कंडेंसर में हीट खारिज होती है, हीट खारिज होने के लिए या तो एयर कूल्ड चिलर होगा, या उसको आउटडोर पे रखेगा। अगर इंडोर में रखना है तो वाटर कूल चिलर होगा। और आउटडोर में एक और चीज रखी जाती है जिसको हम कूलिंग टावर कहते हैं। कूलिंग टावर में जो कूलिंग वाटर है, कंडेंसर की हीट लेके ऊपर जाता है, तो पंप, इस पंप के जरिए ऊपर जाता है, और वहां खुला उसको शावर कर दिया जाता है। इस तरह के नीचे पैकिंग होती है लकड़ी या किसी मटेरियल की, घास फूस की, और उसके ऊपर से अमूमन लकड़ी की होती है या फाइबर की होती है। लेकिन आपने घर में जो छोटा कूलर लगाते हैं इतना सा डिब्बा, तो उसी तरह का उसूल है इसका भी। उसके ऊपर पानी स्प्रे करते हैं और घास फूस के ऊपर पानी जाता है, वहां से एयर जब गुजरती है तो पानी ठंडा हो जाता है और एयर भी ठंडी है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। सो ये पानी स्प्रे किया जाता है तो ठंडा हो जाता है, और बाहर की एयर जो है इसको एवोपरेट करके थोड़ा सा हीट अपने साथ ले जाती है, और यहाँ ये पानी ठंडा हो जाए होकर दोबारा यहाँ कंडेंसर में आ जाता है। ये रेफ्रिजरेशन पार्ट और बॉयलर पार्ट। इसको हीट सिंक कहते हैं रेफ्रिजरेशन मशीन को, और बॉयलर को हीट सोर्स कहेंगे यहाँ, क्योंकि ये जो है ना सर्दियों में हीटिंग प्रोवाइड करता है और गर्मियों में चिलर ठंडक प्रोवाइड करता है। एक हीटर है, एक कूलर है। इसके साथ ही मैं इसको बंद करता हूँ, और अब दूसरी आपको दिखाता हूँ चीज। दूसरा फाइल खोलता हूँ आपके लिए ताकि हम आगे बढ़े। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे आपको ये सारी चीजें, अभी तक आपने सिर्फ स्केचेस और डायग्राम पढ़ी है, कंसेप्चुअली पढ़ा है, टाइप्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े, उनका फंक्शन पढ़ा है, और ये ओवरऑल व्यू है फिलहाल। और ओवरऑल व्यू हम मजीद डिटेल में जाएंगे ताकि आपको पता चले कि मुकम्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे होता है। अब मैं आपके सामने एसी यानी कि जो है यूनिटरी टाइप एसी में वो उसको शेयर करूंगा, और वो इस तरह है। कहाँ चला गया ये, खो जाता है मुझसे।
क्यों हो जाता है? इसका कंट्रोल खो जाता है। तो ये है जनाब, ये कौन सी फाइल है? शेयर 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 कहाँ चला गया? मुझे नजर नहीं आ रहा। शेयर ये कहाँ सामने से नहीं हट रहा भाई? तो परेशान कर दिया इसने। स्मॉल नहीं हो रहा है साइज का। ये मुझे परेशान किया हुआ है। ये स्क्रीन सामने आ गया है बड़ा होके, इसको निकालने के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो मैं ये आपको बैकग्राउंड में पड़ी हुई थी और ये सामने से नजर नहीं आ रही थी। हेलो, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, स्क्रीन में नजर आ रहा है क्लासिफाई यूनिटी टाइप
एसी मल्टी Yes, sir. हाँ, ये पीछे चल रही थी और ये सामने से ब्लैक स्क्रीन की वजह से जो नजर नहीं आता। अच्छा, सॉरी फॉर दैट। सो आप देख रहे हैं कि इसमें क्लासिफाई यूनिटरी टाइप सिस्टम, इट इज, इसको मल्टीपल यूनिट भी कहते हैं, मल्टीपल यूनिट सिस्टम। यानी आप एक सेंट्रल एसी नहीं होता, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एसी यूनिट होते हैं, उसकी कई किस्में हैं। तो एक है मिनी स्प्लिट, एक होता है सेंट्रल स्टेशन स्प्लिट एसी। मिनी स्प्लिट सेंट्रल स्टेशन एसी के बाद अब आ जाए सेंट्रल स्टेशन एसी के बाद पैकेज टाइप। तो बेसिकली ये दो है क्लासिफिकेशन, स्प्लिट एसी और पैकेज एसी। स्प्लिट की दो किस्में हैं और उन दो में भी मजीद बहुत सारी किस्में हैं। तो ये मेन हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए कि मिनी स्प्लिट, सेंट्रल स्टेशन स्प्लिट और पैकेज एसी। अब मिनी स्प्लिट में आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर माउंटेड, वॉल माउंटेड, सीलिंग माउंटेड, कैसेट टाइप। और अभी अभी लेट आ रहे हैं लोग, मैं आइंदा से जो लेट आने वालों को एब्सेंट लगाऊंगा, अंदर एडमिट नहीं होने दूंगा। प्लीज बता दें सबको, लेट आने वाले याद रखें, आइंदा जो 10-15 मिनट से ज्यादा लेट होगा वो क्लास में एब्सेंट होगा। आप टोटल 30 मिनट की क्लास है और आप आखिरी 25 मिनट में आते हैं, आखिरी 5 मिनट में आते हैं। फ्लोर, सीलिंग, कैसेट, अब क्लास खत्म होने वाली है और आप हाजिरी लगाने आए, घर में बैठे और शर्म नहीं आती, वक्त पे नहीं आते ना। कैसेट और फ्लोर सीलिंग और कूलिंग ओनली और कूलिंग एंड हीटिंग ओनली, तो ये सारी चीजें आपको आपके सामने। और सेंट्रल स्टेशन में मजीद सब क्लासिफिकेशन है, एयर हैंडलिंग यूनिट टाइप और कंडेंसिंग यूनिट टाइप। सो एयर हैंडलिंग यूनिट टाइप जो है ना, टॉप डिस्चार्ज भी हो सकता है और सक्शन। टॉप डिस्चार्ज डिपेंड करता है सक्शन टॉप से है या बॉटम से, उस लिहाज से उसके किस्में है। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज टॉप पे, तो टॉप डिस्चार्ज, बॉटम है तो बॉटम डिस्चार्ज एयर हैंडलिंग यूनिट कहलाएगा। पैकेज यूनिट भी इसी तरह क्लासिफाई होता है। और अगर सिर्फ सर्दी गर्मियों के लिए तो कूलिंग ओनली यूनिट कहलाएगा, और अगर सर्दी गर्मी दोनों के लिए तो कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट कहलाएगा। उसके बाद कंडेंसिंग यूनिट जो है ना, दो किस्म के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। मैंने आपको बताया वाटर कूल्ड के लिए आपको कूलिंग टावर की जरूरत होती है। एयर कूल के लिए जस्ट एटमॉस्फेरिक एयर से कूल होता है, उसको रूफ टॉप पे या ओपन एयर में लगा दिया जाता है। इंडोर एयर कूल कंडेंसर विद डक्टेड डिस्चार्ज। हाँ, अगर एयर कूल कंडेंसर है और छोटे साइज का है और वो छत के नीचे आप उसको किसी रखना चाहते हैं तो आपका मशीन रूम किसी फ्लोर पर है और वो बंद है, तो उसको जाहिर है बंद जगह पे, बंद रूम में तो आप गर्म एयर खारिज नहीं कर सकते, वो जगह बहुत गर्म हो जाएगी और हीट खारिज नहीं होगी और कूलिंग नहीं होगी। तो उसके लिए आपने डक्ट लगानी पड़ती है ताकि एयर, गर्म एयर बाहर जाए, और ग्रिल होना चाहिए ठंडी एयर अंदर आने के लिए। आउटडोर एयर कूल यूनिट होता है जो ओपन एयर में रूफ टॉप पे या लॉन में या किसी भी फुटपाथ पे रख सकते हैं। और इंडोर वाटर कूल, इंडोर यूनिट में हीट खारिज नहीं होगी अगर आप वाटर कूल कंडेंसर लगा लें, तो उसमें से ठंडा पानी सर्कुलेट करेगा और पानी जब गर्म होगा तो इसको आप बाहर आउटडोर कूलिंग टावर में ले जाके ठंडा करें। उसके बाद पैकेज एसी है। पैकेज एसी में बेहतरीन मिसाल विंडो टाइप है। आजकल तो विंडो टाइप भी बड़े ऑब्सोलीट हो गए, नजर नहीं आते, क्योंकि स्प्लिट एसी इतने सस्ते हो गए, कॉमन हो गए कि हर शख्स स्प्लिट एसी लगाते हैं। विंडो के लिए खिड़की में या दीवार में सुराख करना पड़ता है, एक 2 फुट बाई 2 फुट का, और उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं। और वो एक्चुअली छोटा सा पैकेज यूनिट है, उसमें हर सारी चीजें एक बंद डिब्बे में होती हैं, कोई चीज उसकी लूज नहीं होती, तो वो विंडो ऐसी है। और एक होती है थ्रू द वॉल, एक होती है जो यानी ट्रॉली के ऊपर होती है, व्हील्स के ऊपर। जैसे आपने बड़े बड़े एयर कूलर देखे होंगे, डेजर्ट कूलर, उसके लिए ट्रॉली बनी होती है और वो मूव कर सकते हैं। तो इस तरह का एक एसी होता है जो जिसमें ये पानी वानी नहीं होता, जिस तरह आपको डेजर्ट कूलर देखते हैं, वो पूरी मशीन होती है, रेफ्रिजरेशन मशीन होती है। और उसकी गर्म हवा खारिज करने के लिए आप दीवार में सुराख करके उसको बैक साइड उधर कर देते हैं और फ्रंट साइड कमरे की तरफ करते हैं। दूसरा तरीका, बहुत छोटे साइज के इस तरह के विंडो पोर्टेबल एसी आ गए, तो फोटो में आपको दिखाऊंगा। वो उससे मिलते जुलते जो थ्रू द वॉल है, थ्रू द वॉल बहुत बड़ा होता है, दीवार में ओपनिंग चाहिए, जिस तरह विंडो एसी के लिए ओपनिंग चाहिए दीवार के अंदर, खिड़की के अंदर। इसको
खिड़की के अंदर तो नहीं, बल्कि वो फ्लोर के ऊपर चूंकि मूव करता है, पहिए होते हैं, वो फ्लोर लेवल पे दीवार में सुराख होगा तो वो उधर उसको रखेंगे ताकि उसकी गर्म हवा बाहर खारिज हो। दूसरा इसका हल ये निकाला गया कि भाई जगह जगह दीवार खोल के तोड़ के रखना, ये तो बड़ा मसला है, चोरी चकारी का ये वो। तो उसके लिए फिर ये करते हैं कि आप छोटे छोटे पोर्टेबल एयर कंडीशनर आ गए जो व्हील पे चलते हैं, लेकिन उनकी गर्म हवा खारिज करने के लिए एक डक्ट लगा दी जाती है। फिर आपको सिर्फ खिड़की में 4-6 इंच का एक सुराख खोलना पड़ता है, उस सुराख में पाइप उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। उसके बाद रूफ माउंटेड होते हैं। अच्छा, अभी मेरे ख्याल में हमारा टाइम फिर खत्म होने वाला है और हम यहाँ इसको जल्दी से अब खत्म करते हैं, कुछ 2-4 मिनट एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे। तो इस दौरान हम इसको इस वाली स्लाइड को खत्म करते हैं जो कि खत्म हो चुकी है। तो इसके साथ ही जनाब हम नई स्लाइड नहीं खोलेंगे क्योंकि नई स्लाइड खोलने के लिए टाइम नहीं रहा। तो अरशद साहब अगर सुन रहे मुझे, कौन है? सलमान अरशद, आर यू हेयरिंग मी? CR सलमान अरशद अटेंडेंस वगैरह कर ले, अनम्यूट करें माइक और मुझसे बात करें। ठीक है, ओके जी, ठीक है। फिर खुदा हाफिज, यहाँ हम इसको बंद कर दें। अल्लाह हाफिज़ सर।